अंता उपचुनाव में जीत हार तय हो चुकी है। प्रमोद जैन भाया विधायक पद की यानी कि विधानसभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन अंता का उपचुनाव और इस चुनाव में दावेदारों पर हो रही सियासत और जो चुनावी प्रतिद्वंदिता थी उसकी आंच अभी तक एक तरीके से कहा जाए तो सुलग रही है। दरअसल नरेश मीणा का नाम या उनका जिक्र करने से कुछ लोग बचते नजर आ रहे हैं, या यूं कहे कि सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस नरेश मीणा का जिक्र करना नहीं चाहती। आखिर क्यों? देखिए, आज के सवाल क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल है कि नरेश मीणा के आरोपों पर बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं भाया प्रमोद जैन भाया, जिन पर आरोप तो नरेश मीणा ने लगाए लेकिन वो बीजेपी की बात कह रहे हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? दूसरा सवाल, हाड़ौती में नरेश के नाम से कौन कौन परेशान है? हाड़ौती की राजनीति में जिस तरीके से दखल अब नरेश मीणा ने दिया है, तीन चुनाव लड़ने के बाद, चाहे देवली उनियारा और अंता का उपचुनाव है 2023 में, विधानसभा का छबड़ा से चुनाव हो, तो इन तीन चुनावों के बाद अब नरेश मीणा के नाम से कौन कौन परेशान हो रहा है? तीसरा सवाल, अपनों के निशाने पर क्यों आ गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? अशोक गहलोत के लिए बड़ी मुश्किल से खड़ी हो गई है और एक तरीके से उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका पॉलिटिकल फॉर्मूला है, उसको एक्सपोज करते हुए अशोक गहलोत साहब पर कुछ आरोप लगाए गए हैं और वो आरोप अपनों ने ही लगाए हैं। आखिर क्यों? चौथा सवाल, मुस्लिमों के इस्तेमाल के क्यों आरोप लग रहे हैं? जैसा मैंने आपको तीसरे सवाल में बताया कि कुछ आरोप अपनों ने लगा दिए, तो सवाल यह है कि वो आरोप क्या है? मुस्लिमों के इस्तेमाल का बड़ा आरोप उन पर लगा है। उन पर यह आरोप लगा है कि किस तरीके से मुस्लिमों का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने अपने लिए किया, यूज एंड थ्रो किया। आखिर क्या है ये पूरा मामला? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की आगे कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान में नरेश मीणा का जिक्र अब नए स्तर पर होने लगा है। जिस तरीके से उन्होंने अंता के उपचुनाव में चुनावी परफॉर्मेंस दिखाया है और बीजेपी से महज 100-125 के वोटों के अंतर से वो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए एक बार को डुगडुगी बढ़ा दी थी। हर किसी का आकलन थोड़ा सा बदला उपचुनाव के नतीजों के बाद। जिस तरीके से 52,000 के करीब वोट लेकर आए नरेश मीणा, उसने नरेश मीणा की स्थिति ने नरेश मीणा और उनकी सियासत को देखने और उसको विश्लेषित करने का नजरिया बदला है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस यही थोड़ी सी मुश्किल में है। अब वो नहीं चाहते कि भाई नरेश मीणा का नाम लिया जाए, अब वो नहीं चाहते कि नरेश मीणा का जिक्र हो, क्योंकि जितना नरेश मीणा का जिक्र होगा उतना बीजेपी कांग्रेस, चाहे उस क्षेत्र की पर्टिकुलर बात हो, उस क्षेत्र की रणनीति, चुनावी रणनीति की बात हो, वहां कहीं ना कहीं वो बाइपोलर से ट्राइपोलर, ट्रायंगुलर जो है चीजें बदल जाती हैं, उस तरह की चीज बदल जाती है। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा जिस तरीके से अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो फिर थोड़ा असहज दोनों पार्टियां और उनके नेता नजर आते हैं। देखिए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए, शपथ ग्रहण हुआ, विधानसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण हुआ, अंता सीट से जीतकर आए प्रमोद जैन भाया, उन्होंने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने मीडिया से वो बुखाते हुए तमाम बातें कही, जनता का आभार प्रकट किया, काफ़ी खुश थे। टीकाराम जूली उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि देखिए, टीकाराम जूली के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर जो जनता के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, वो तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाई, चूंकि 2 साल से इस सीट पर कोई और विधायक रहा था, उनके जाने के बाद अब आप आ रहे हैं, तो इस सीट पर जो बैकलॉग्स होंगे वो किस तरीके से आप उसको फॉलोअप करेंगे। तो उन्होंने कहा देखिए, बैकलॉग तो कोई नहीं, क्योंकि मैं जनता के बीच इन 2 सालों से हूं। लेकिन जब देखिए, पैसे बांटने का आरोप जब नरेश मीणा ने लगाया था और जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई पैसे बांटने के आरोप आप पर लगे थे कि आपने धनबल का इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए, नरेश मीणा तो आज भी कहते हैं। लेकिन हालांकि पत्रकार ने नरेश मीणा का नाम नहीं लिया, लेकिन पैसे बांटने के आरोपों का जब सवाल प्रमोद जैन भाया से पूछा गया, तो उन्होंने नरेश मीणा का जिक्र ना करते हुए ये कह दिया कि भाई ये तो बीजेपी का षड्यंत्र था।
उन्हें सीधे सीधे इस आरोप का जो क्रेडिट है वो बीजेपी को दे दिया। हालांकि आपको याद होगा चुनाव से ठीक है एक दिन पहले तक भी नरेश मीणा खुलकर पोस्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि देखिए इस जगह पर, इस बूथ पर या इस इलाके में, वो आप विंडो में मेरे साथ देख भी सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो है किस तरीके से पैसे बांट रही है। ये नरेश मीणा के आरोप थे और गंभीर आरोप उस वक्त के लिए थे। अब चुनाव आयोग ने इस पर क्या संज्ञान लिया क्या नहीं, ये सब आपके सामने है। लेकिन इन आरोपों पर अब वो नरेश मीणा का नाम नहीं ले रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि भाई नरेश मीणा ने जो आरोप लगाए वो झूठे हैं। वो किसी भी तरीके से नरेश मीणा के नाम का जिक्र करना ही नहीं चाहते। बीजेपी की जरूर वो बात कह रहे हैं। एक बार सुनिए जरा किस तरीके से उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। आप पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप लगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी और विरोधी जो चुनाव लड़े थे उनका प्रोपेगेंडा था और जनता ने उनको जवाब दे दिया अपना। बीते 2 साल का बैकलॉग कैसे पूरा करेंगे जनता के लिए? जनता, मैं तो पहले भी जनता के बीच में रहता था, आज भी जनता के बीच में और मरूंगा जहां तक जनता के बीच में रहूंगा, तो मेरा कोई बैकलॉग नहीं है। तो देखिए कांग्रेस में प्रमोद जैन भाया ठीक है कद्दावर नेता हैं उस इलाके के, वो नरेश मीणा का नाम नहीं ले रहे हैं और जो पैसे बांटने के आरोप का क्रेडिट है वो भी बीजेपी को दे रहे हैं। बड़ा बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर देखिए फ्रेंडली फाइट दिखाई दे रही है कि जो आरोप लगा रहा है उसके बारे में बोल नहीं रहे। और हनुमान बेनीवाल ने भी आरोप लगाया था कि भाई यहां तो बीजेपी और कांग्रेस एक हो गई है, एक होकर चुनाव लड़ रही है, यह स्थिति बन गई। इस तरह के आरोप राजनीतिक तौर पर लगे थे। लेकिन यह स्थिति नरेश मीणा के नाम को, उनके जिक्र को लेकर केवल कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में भी अमूमन इसी तरह की स्थिति है। बीजेपी में भी लोग अनकंफर्टेबल हैं कि नरेश मीणा का जिक्र या उनका नाम लिया जाए। अब देखिए जब 52,000 वोट ला करके और कुल मिलाकर के 100-125 के डिफरेंस से पीछे नरेश मीणा बीजेपी से रहते हैं, तो बीजेपी को यह समझना होगा कि, और कांग्रेस को भी, जिस तरीके से कांग्रेस को बीते चुनावों में फाइट दी थी, तो यह समझना होगा कि नरेश मीणा को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। भाई वो किसी एक तरीके से एक्स्ट्रा एलिमेंट के तौर पर चुनाव नहीं लड़ते, वो वोट कटवा के तौर पर चुनाव नहीं लड़ते, वो कहीं ना कहीं एक क्लोज कॉम्पिटिटर, नजदीकी जो प्रतिद्वंदी होता है, उस तरीके से अब तक चुनाव तो खैर जीतने के लिए लड़ा जाता है, लेकिन जो नतीजे रहे वो इस तरह की एक इमेज, इस तरह का एक राजनीतिक कद नरेश मीणा को दे, उस नतीजों ने दिया है कि वो मुख्य पार्टियों के नजदीकी प्रतिद्वंदी बने हैं। अब ऐसे में बीजेपी में भी देखिए यही हश्र है। बीजेपी के भीतर अब देखिए हमारे एक सहयोगी ने, राजेश डांगी ने, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी से बात की। जब उनसे सवाल अंताहार को लेकर किया गया तो उन्होंने ये माना, ये कबूल किया कि भाई अंता में हमारा प्रत्याशी जो था वो नया था। बीजेपी चुनावों से पहले कैंपेनिंग के दौरान मोरपाल सुमन को यहां का लोकल बताते बताते थक नहीं रही थी। बीजेपी जानती थी कि यहां पर लोकल कैंडिडेट की मांग है और मोरपाल सुमन के नाम से अंता की जनता सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पा रही कि अंत में लोकल की मांग चल रही थी। लेकिन बीजेपी बार बार कोशिश कर रही थी, बता दिया जाए, ये नैरेटिव सेट कर दिया जाए, ये लोगों को विश्वास दिला दिया जाए कि मोरपाल सुमन लोकल कैंडिडेट है। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री खुद कबूल रहे हैं कि भाई नया कैंडिडेट था, लोगों में उतनी पहचान नहीं थी। लेकिन एक बात वो भी कह रहे हैं कि भाई देखिए मीणा समाज का तो वोट काट लिया। अब किसने काटा किसने नहीं वो नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई निर्दलीय कुछ लड़े और मीणा समाज का वोट काट ले गए। यानी कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री भी, सरकार में कैबिनेट मंत्री भी नरेश मीणा के नाम को लेकर के उतने ऐसे असहज हैं कि, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो वो एक खुले चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं कि नरेश मीणा के नाम का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ, जब रिपोर्टर ने सवाल किया तो क्या कुछ कहा बाबूलाल खराड़ी साहब ने। और वहाँ पर जो हार हुई है, क्योंकि एक तो हमारा उम्मीदवार नया था, उसकी सब जगह पहचान भी नहीं थी, व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था, ईमानदार था और अच्छी छवि वाला व्यक्ति था। उसके बाद में जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा जो वोट बैंक था, वोट था जो सारा का सारा वो मीणाओं का था, वो सारा का सारा डाइवर्ट हुआ। और डाइवर्ट होने के कारण ये कारण है। और हार जीत फैसला जो भी जनता करती है वो हमें स्वीकार है। और कहीं कमी खामी रही होगी तो हमारे अध्यक्ष ने भी कहा कि अब इस पर हम विचार करेंगे। तो सुना आपने। अब देखिए ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के भीतर अमूमन नरेश मीणा के नाम को लेकर एक ऐसी स्थिति है कि नाम न लो तो भाई
ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं होंगे। लेकिन नरेश मीणा जिस तरीके से अपने लिए वोट को मोबिलाइज करते हैं वही उनके लिए सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। इन 3 चुनाव में नरेश मीणा ने साबित करके दिखाया। खैर, नरेश मीणा की चुनावी राजनीति और जन सरोकार की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो आने वाला वक्त तय करेगा। अब अशोक गहलोत पर आते हैं। दरअसल अशोक गहलोत के एक बेहद करीबी जोधपुर के एक नेता ने अशोक गहलोत पर यह आरोप लगा दिया कि भाई ये तो मुस्लिमों का इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं, यानी कि राजनीति में इस्तेमाल करो और फेंक दो। सैयद अंसारी जो पूर्व जिलाध्यक्ष जोधपुर के रह चुके हैं, 3 बार सुरसागर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं, तीनों बार वो हार गए। लेकिन वो अब ये कह रहे हैं, वो उनका दर्द छलक रहा है कि भाई देखिए गहलोत ने तो मेरा इस्तेमाल किया। आपने भी खबर पढ़ी होगी, उन्होंने कहा, वो कह रहे कि भाई ये तो मुझे इन्होंने टिकट भी दिलाया लेकिन मुझे जितवा ना सके, मुझे हरवाने का काम किया। देखिए सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं वो। अशोक गहलोत को मैंने को क्या दिया टिकट के अलावा, कौन सी पोस्ट दी? इतने 23 सीट का है, मेयर तक भी नहीं बढ़ो, यानी हर जगह एक कास्ट में नहीं रहेगी। कुछ नहीं, मेरी जो भावना थी, जो मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि साहब मुसलमान को अध्यक्ष हमने बनाया, 3 बार टिकट दिए, मुसलमानों का रिजल्ट नहीं है, तो यार अध्यक्ष में तो काम मैंने ईमानदारी से किया और मुझे टिकट दिया, ये मैं मानता हूँ दिया, लेकिन देने के बाद में उसको आपको मैंने पीछे जिताने की क्या की है बताओ ना। और जो जिसने पैसे बांटे उसका आप टिकट देते हो। ना अशोक गहलोत के प्रति विरोध है, ना अध्यक्ष के प्रति विरोध है। अध्यक्ष हम सम्मान करते हैं, उसको बधाई देते हैं। ये मेरी भावना मैंने लिखी है, सिर्फ व्यक्तिगत है ये मेरी, कि मैंने अपनी बात कही है ना व्हाट्सएप में। उसके बाद में मैंने तो ठीक लगा, मैंने अपनी बात कहनी चाहिए, कही थी मैंने अपनी बात। तो सुना आपने किस तरीके से सैयद अंसारी का दर्द छलका है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या आखिर इसके पीछे की वजह है, गहलोत को इतने तरीके से अग्रेसिवली खुल करके टारगेट क्यों कर रहे हैं। भाई सैयद अंसारी एक ऐसा नाम है जो गहलोत के बड़े करीबी नेताओं में से 3 बार विधानसभा का चुनाव का टिकट दिलवाया, फिर ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो मुझे चुनाव नहीं जितवा पाए, टिकट तो दिलवा दिया, पैसे दिए गए, और कहीं ना कहीं देखिए उनके कहने का मतलब ये था कि सुरसागर सीट से टिकट दिलवा दिया लेकिन मेरा इस्तेमाल करके मुस्लिम वोटर्स को लामबंद सरदारपुरा में करके अपनी जीत सुनिश्चित कर ली और मेरे लिए कोई काम नहीं किया। यह आरोप सीधे तौर पर ये दर्द उनका यहाँ पर दिख रहा है। अब जब चूंकि उम्र दराज हो गए हैं और अब जिला अध्यक्षों में भी कहा जा रहा है कि गहलोत साहब ने तो नाम बढ़ाया था लेकिन उनके नाम को कंसीडर नहीं किया गया, तो जिला अध्यक्षों की हाल ही में नियुक्ति हुई है 45 जिला अध्यक्षों की। तो ऐसे में वो टीस कहीं ना कहीं उनके मन में है, एक तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में उनका नाम कंसीडर ना करना और ना गहलोत साहब उसको कंसीडर करवा पाए, तो ये दर्द उनका छलका है कि भाई हम आपके इतने करीबी रहे हैं और आप ना तो हमें चुनाव जितवा पाए और ना जिला अध्यक्ष की अब उसमें कंसीडर करा पाए। लेकिन इसके पीछे और तर्क ये दिया जा रहा है कि क्या बीजेपी की तरफ कोई रुझान है। अब देखिए जिस उम्र के पड़ाव पर सैयद अंसारी हैं उनका चुनाव लड़ना आगे मुश्किल है और जिस स्थिति में वो हैं, लेकिन हाँ वो अपनी बेटी के लिए चुनावी रास्ते और राजनीतिक राह खोलना चाहते हैं, दरवाजे खोलना चाहते हैं। तो क्या यह समझा जाए जिस तरीके से मुस्लिमों की बात कह करके वो अशोक गहलोत को टारगेट कर रहे हैं, क्या इसके पीछे सीधे सीधे तौर पर वो अपनी बेटी के लिए बीजेपी में कोई खिड़की या दरवाज़ा खोलना चाहते हैं क्या। हालांकि राजनीतिक पंडित आज के सियासी समीकरणों से इसे बिल्कुल इस तरह का बताते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रिश्ता गहलोत और सैयद अंसारी का रहा वो काफ़ी मजबूत था और ये जो अब दर्द छलक रहा है ये उसी रिश्ते की टीज है कि भाई ऐसा हमने इतने लंबे वक्त तक साथ दिया और आप हमारे लिए ये तक नहीं कर पाए। लेकिन राजनीति में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या इसी तरीके से मुस्लिमों के इस्तेमाल के आरोपों के जरिए सैयद अंसारी अपनी बेटी के लिए चुनावी और राजनीतिक राह खोलना चाहते हैं? इसका जवाब भी आने वाले वक्त में मिल जाएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।